हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैं कुछ समय से आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ रीज़न ही ऐसे थे कि जिसके कारण मैं ना तो वीडियोस बना पाया ना उसको अपलोड कर पाया। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि कुछ समय के लिए मैं वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहूँगा। अब हम फिर से क्लासेस को दोबारा से शुरू करते हैं। अब हम आपके लिए सभी करंट अफेयर, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सभी की क्लास जो है डे बाय डे जो है आपके लिए अपलोड करते जाएंगे। जहाँ पर हमारा सिलेबस छूट गया था वहीं से हम सिलेबस को फिर से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमने इससे पहले एक क्लास में लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के बारे में डिस्कस किया था। उस ही सेकंड पार्ट से हम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है आपका आरटी एक्ट 2009। तो फ्रेंड्स, आज हम आरटी एक्ट 2009 के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आरटी एक्ट 2009 को हम आपका 2 या 3 वीडियोज़ में जो है आपका कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर ये आपको करवा भी दिया जाए तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो क्वांटिटी से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। अगर आपको चीज़ समझ आ जाती है, बेशक कम हो, लेकिन कम से कम आपके माइंड में क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए, वही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हर चीज़ को समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा और आराम से ही समझाया जाएगा। तो आप टीजीटी कमीशन या जीबीटी कमीशन या इवन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लीजिए, जो तो आपका आरटी एक्ट है, आपका सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज़ है, एनसीएफ है, वहाँ से तो आपके क्वेश्चन हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेंगे हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बात करेंगे हाल फिलहाल आपका आरटी एक्ट 2009 की। तो सबसे पहले हम आरटी एक्ट 2009 में अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले इसका जो इतिहास रहा है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों आरटी एक्ट की शुरुआत हुई, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आरटीई एक्ट, इस आरटीई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ध्यान रखना, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार सभी का है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार सभी का है। हम पढ़ते हैं आरटी एक्ट 2009, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो 2009 में लागू नहीं हुआ, संपूर्ण भारत में 2010 में लागू हुआ था। तो थोड़ी सी इसमें चर्चा करते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो ये आरटी एक्ट 2009 है, ठीक है, इसमें एक बात कही गई कि जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के भाग 3 में, ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद, जो आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद 21A में, ठीक है, एक बात कही गई, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो फ्रेंड्स, ये बात कही गई थी हमारी आरटी एक्ट 2009 में कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21A में एक बात कही गई थी आपकी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जब बात हुई थी तो ये हुई थी आपकी कि जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
प्रदान करना। ठीक है, और जी हमारा भाग 3 में आर्टिकल 21A जुड़ा है, ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत जुड़ा? तो ध्यान रखना, हमारा जो 86वां संवैधानिक संशोधन था, जो 86th आपका अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ था आपका 14 फरवरी 2002 को। ध्यान रखना कब हुआ था आपका? 14 फरवरी 2002 को। कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21A में एक बात कहेगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 14 फरवरी 2002 को। तो इसके तहत ही आपके आरटी एक्ट की जो क्या है शुरुआत हो जाती है। इसके शुरुआत में जो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जो आपका बिल होता है वो एक्ट कैसे बनता है? ठीक है, देखो बिल तो आपका कोई भी पारित हो सकता है, लेकिन वो आपका कानून का रूप कब धारण करता है, आपका अधिनियम कब बनता है या एक्ट कब बनता है? तो सबसे पहले जो आपका आरटी एक्ट है, ठीक है, आरटी एक्ट, पहले एक्ट नहीं था, केवल आरटी था, राइट टू एजुकेशन। सबसे पहले ये पेश होता आपका राज्यसभा में, ध्यान रखना, आपके राज्यसभा में। ठीक है, जिसे संविधान में उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, संविधान में उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा को। तो आरटी जो आपका एक्ट है, ये एक्ट बाद में बना। R2 जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, ये राज्यसभा में पेश होता आपका 20 जुलाई 2009। ध्यान रखना कि जो राज्यसभा में ये पेश होता है 20 जुलाई 2009। अब प्रोसीजर ये कहता है कि राज्यसभा में जब कोई बिल पास होता है या पेश होता है, तो यहाँ पर ये बिल अनिवार्य होता है कि 14 दिन के अंदर इसे कहाँ पेश किया जाए? आपके संविधान के निम्न सदन में। जो निम्न सदन कौन सा? आपका लोकसभा है, जिसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इसे संविधान में निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि संविधान में निम्न सदन या लोकसभा में राज्यसभा से जो बिल पास होकर जो पेश होता है, ये अनिवार्य है कि राज्यसभा से 14 दिन के अंदर उस बिल को कहाँ पेश किया जाए? आपका लोकसभा में। तो 20 जुलाई के ठीक 14 दिन बाद, यानी 4 अगस्त 2009 को, ध्यान रखना, 4 अगस्त 2009 को जो ये बिल है, ये कहाँ पेश होता है आपका? ये लोकसभा में भी पेश हो जाता है। ठीक है, और ठीक लोकसभा के बाद ध्यान रखना कि 26 अगस्त 2009 को इस पर जो है राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर। ध्यान रखना कि 26 अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं? आपके हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब जैसे ही इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, ये प्रोसीजर कहता है कि कोई बिल जब राज्यसभा में पेश होता है, राज्यसभा के बाद कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा के बाद जैसे ही ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर क्या करता है? अपने हस्ताक्षर करता है, तो कोई भी बिल अपने आप क्या करता है? कानून का रूप धारण कर लेता है, यानी ये एक्ट बन जाता है। तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये क्या हो गया? आपका एक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक इसके एक दिन बाद, यानी 27 अगस्त 2009 को ये जो है भारतीय गजट में प्रकाशित हो जाता है। ध्यान रखना कि 27 अगस्त 2009 को क्या होता है कि ये भारतीय गजट में भी प्रकाशित हो जाता है। तो आपका आरटी एक्ट का पूरा इतिहास रहता है कि संविधान के भाग 3 आर्टिकल 21A में एक बात कहेगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। जो आपका 86वां संवैधानिक संशोधन था, जो 14 फरवरी 2002 को हुआ, उसमें ये सारी बातें कही गई। इन सब चीज़ों को सफल बनाने के लिए आपका आरटी एक्ट बनता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी आरटी एक्ट को सफल बनाने के लिए थी। तो यहाँ पर बात होती है कि आरटीए जो राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार है, ये सबसे पहले जो बिल पास होता है या पेश होता है, ये कहाँ जाता है? आपका राज्यसभा में। कब जाता है? 20 जुलाई 2009 को, 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, लेकिन ठीक इसके 14 दिन के बाद ये 4 अगस्त 2009 को कहाँ चला जाता? आपका लोकसभा में।
अब लोकसभा से 26 अगस्त 2009 को क्या होता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति इस पर क्या हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है। और ठीक एक दिन बाद 27 अगस्त 2009 को ये भारतीय गजट में क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और ध्यान रखना, ये बिल जैसे ही आपका एक कानून का रूप धारण करता है, ये आरटी एक्ट बन जाता है। और आरटी एक्ट को लागू करने वाले, अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत 135वें नंबर का देश था जिसने आरटी एक्ट को लागू किया। यानी आप कह सकते हो कि इससे ठीक पहले 134 देशों में, ठीक है, ये क्या हुआ था, आरटी एक्ट लागू हो चुका था। तो ध्यान रखना कि भारत का कौन सा स्थान रहता है आरटी एक्ट लागू करने में, तो ये 135वां देश था, ठीक है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर निर्माण वर्ष की, अगर तो क्वेश्चन ये रहता है कि आरटी एक्ट का जो निर्माण वर्ष है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना निर्माण इसका होता है 2009, फिर ये आपका आंसर है। लेकिन अगर बात की जाए कि संपूर्ण भारत में जो आरटी एक्ट लागू हुआ, तो ध्यान रखना ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ध्यान रखना कि निर्माण वर्ष था 2009, लेकिन संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 से। और ध्यान रखना कि संपूर्ण भारत में जो इसे लागू किया उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, केंद्रीय सरकार ने किया था। लेकिन केंद्रीय सरकार किसी भी चीज़ को कानून बनाए पूरे भारत में लागू करे, वहाँ पर फिर आगे राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि उस राज्यों में कब उसे लागू करती है। तो यहाँ पर ये पूरे भारत में तो लागू हुआ, लेकिन ये भारत के सभी राज्यों में संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। मात्र एक राज्य को छोड़कर, ध्यान रखना कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर ये अप्रैल 2010 में ही संपूर्ण रूप से क्या हो गया था, लागू हो गया था। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था राजस्थान, जहां पर अप्रैल 2010 में ही आपका आरटी एक्ट संपूर्ण रूप से लागू हुआ। लेकिन भारत के 28 राज्यों में उस समय, ठीक है, ध्यान रखना कि जो आपका जम्मू और कश्मीर था, वहाँ पर ये संपूर्ण रूप से, या वहाँ पर तो ये आपका आर्टिकल लागू ही नहीं हुआ था। पूरे भारत में लागू किया केंद्र सरकार ने एक राज्य को छोड़कर। तो ध्यान रखना किस राज्य को इसमें छोड़ दिया गया था, तो वो था आपका, ठीक है, ध्यान रखना छोड़ दिया गया था, वो था आपका जम्मू कश्मीर। और जिस समय केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 में ये संपूर्ण रूप से लागू किया, उसी समय ये राजस्थान में भी आपका क्या हुआ, संपूर्ण रूप से लागू हो गया। तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं आपका आरटी एक्ट की, जो हमने ये बात की अभी इसके थोड़ा इतिहास की, कि जो राइट टू एजुकेशन 2000 एक्ट है, ये एक्ट नहीं था पहले, ये आपका क्या था, राइट टू एजुकेशन बिल था। इस बिल की अगर मैं बात करूं तो ये बिल सबसे पहले कहाँ पेश होता है, आपका राज्यसभा में पेश होता है। कब पेश हुआ, 20 जुलाई 2009। अब प्रोसीजर ये कहता है कि कोई भी बिल जब राज्यसभा में पेश होता है तो ठीक उसके 14 दिन के अंदर कहाँ पेश किया जाता है, आपका लोकसभा में। राज्यसभा को संविधान में उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से। यानी 20 जुलाई के ठीक 14 दिन के बाद ये 4 अगस्त 2009 को कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब कोई भी बिल लोकसभा में पेश होता है तो उस बिल को संसद में जो है पेश हुआ माना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन भी बनता है कि आरटी जो बिल था आपका संसद में कब पेश हुआ, तो आपका आंसर होगा 4 अगस्त 2009। अगर केवल राज्यसभा में है तो इसको संसद में पारित हुआ नहीं माना जाता है। जैसे ही राज्यसभा से कहाँ चला जाता है, लोकसभा। लोकसभा बेशक निम्न है, लेकिन लोकसभा के पास जाते ही इसे संसद में पारित हुआ माना जाता है। और ठीक 4 अगस्त के बाद 26 अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है और 27 अगस्त 2009 को भारतीय गजट में क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और आरटी एक्ट भारत में लागू होने वाला ये 135वें नंबर का था, कि यानी भारत ऐसा कौन सा देश बना जिसने आरटी एक्ट को लागू किया, 135वें नंबर का देश था। अगर आरटी एक्ट के निर्माण वर्ष की बात की जाए तो निर्माण वर्ष था 2009, ठीक है, लेकिन संपूर्ण भारत में अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उसी समय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर ये संपूर्ण रूप से लागू हुआ था, वो था आपका राजस्थान। बाकी स्टेट में आपका लागू नहीं हुआ था, लेकिन एक ऐसा राज्य था जिसको छोड़ दिया गया था, वो था आपका जम्मू कश्मीर।
और एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो आपका हिमाचल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम है, हिमाचल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम है, ये बना था आपका 1953। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब बना, तो ये आपका हुआ था 1953। ठीक है, अब फिर से आरटी एक्ट में थोड़ी सी बात करते हैं कि इस आरटी एक्ट में कितनी आपकी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रहता है कि आरटी एक्ट में कितनी अनुसूचियाँ हैं आपकी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि आरटी एक्ट में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ध्यान रखना कि आरटी एक्ट में मात्र एक अनुसूची है। अगर आरटी एक्ट में बात की जाए कि फिर आरटी एक्ट में जो अध्याय है, अध्याय कितने, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना इसमें केवल कितने अध्याय, 7 अध्याय। इस एक अनुसूची और 7 अध्याय में कितनी आपकी धाराएं हैं, तो आरटी एक्ट में आपकी कितनी धाराएं, टोटल 38 धाराएं। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है कि अनुसूची 1 अध्याय 7 धाराएं 38। अब यहाँ पर क्वेश्चन डीपली आपका कमीशन के पर्पज से ये बन जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आरटी एक्ट के किस अध्याय में कर्तव्य की बात की गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका अध्याय 1। अब जो अध्याय 1 है ये बात करता है केवल प्रारंभिक की, जहाँ से शुरुआत होती है। अब इस अध्याय में धारा 1 और 2 का जिक्र है। ध्यान रखना इस अध्याय में कितनी धाराओं का जिक्र है, तो केवल धारा 1 2 का जिक्र है। अगर मैं आरटी एक्ट की धारा 1 की बात करूं कि धारा 1 में फिर क्या कहा गया है, तो ध्यान रखना धारा 1 में ये कहा गया है कि अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में आरटीई एक्ट लागू होगा। ठीक है, यानी संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट को लागू करने की बात किस धारा में की गई, धारा 1 में। एकमात्र ऐसा राज्य था राजस्थान जहां पर उसी समय यह संपूर्ण रूप से लागू हुआ, और भारत में जब लागू हुआ था तो एक स्टेट को छोड़ दिया गया, आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं कि फिर जो इसकी धारा 2 है, धारा 2 में इसकी क्या कहा गया, तो ध्यान रखना धारा 2 है, नंबर भी 2 है। इस धारा 2 में आरटी एक्ट में 2 शब्दों को जोड़ा गया। ध्यान रखना कितने शब्दों को, 2 शब्दों को। ठीक है, जिसमें जो पहला शब्द है परिभाषा, और दूसरा आपका जोड़ा गया शब्दावली। ध्यान रखना कि पूछ लिया जाए कि आरटी एक्ट की कौन सी धारा में परिभाषा और शब्दावली 2 शब्द जुड़े, तो कौन सी आपकी धारा 2 है। तो पहले अध्याय में बात की गई प्रारंभिक की, इसमें कितनी धाराओं का जिक्र हुआ, तो केवल 2 धाराओं का, पहली और दूसरी। जिसमें पहली धारा में बात की कि अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट लागू होगा, जबकि धारा 2 में नंबर भी 2 है, कितने शब्द जुड़े, 2 शब्द, एक परिभाषा और दूसरी आपकी शब्दावली। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो अध्याय 2 है, ध्यान रखना अध्याय 2 में बात की गई है अधिकारों की। ध्यान रखना अध्याय 2 किसकी बात करता है, अधिकारों की। और अध्याय 2 में धारा 3 4 और 5। ध्यान रखना कि अध्याय 2 में कितनी धाराओं का जिक्र हुआ, 3 धाराओं का, जबकि अध्याय 1 में हुआ था आपका 2 धाराओं का। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी धारा 3 है कि धारा 3 में से क्या बात की गई। अब ध्यान रखना हमने पहले बात की धारा 1 की, फिर हमने बात की थी धारा 2 की, कि धारा 2 में कितने शब्दों को जोड़ा गया, 2 शब्दों को। 2 शब्द कौन से थे, परिभाषा और शब्दावली। तो ध्यान रखना यहाँ पर नंबर है धारा 3, नंबर भी 3 है, और इसमें क्या हुआ, यहाँ 2 शब्द जुड़े, तो यहाँ पर तीसरा एक शब्द और जोड़ा गया। ध्यान रखना शब्द एक जुड़ा, लेकिन कौन सा था, तीसरे नंबर का। तो यहाँ पर एक शब्द जुड़ा आपका निःशुल्क। ठीक है, तो ये भी आरटी एक्ट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरटी एक्ट में निःशुल्क शब्द को किस धारा में जोड़ा गया, तो धारा 3 है, और किस अध्याय में रखा गया, तो अध्याय 2 है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम धारा 4 की। धारा 4 में बात की गई है एज प्रूफ। ठीक है, एज
प्रूफ कि कहा गया कि आयु के प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय में किसी बच्चे को क्या दिया जाए, प्रवेश दिया जाए। ये बात की गई धारा 4 के तहत। फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो आरटी एक्ट की धाराएं, पहले 38 धाराएं नहीं थी, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे संशोधन हुआ। ठीक है, जब सरकार को या कह सकते हो एजुकेशन बोर्ड है उनको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि कहाँ पर क्या कमी एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें थोड़े थोड़े संशोधन किए जाते हैं। कि जैसे मैं बात करूँ कि धारा 4 की, धारा 4 में ये कहा गया है कि एज प्रूफ के आधार पर क्या हो जाए, कि एज प्रूफ के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाए किसी भी बच्चे को। लेकिन बाद में थोड़ा ये भी रियलाइज़ हुआ कि मान लीजिए किसी बच्चे के पास अपनी आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने ये रियलाइज़ किया और बाद में इसमें आगे जाकर फिर ये भी प्रावधान हुआ, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे के पास अपनी आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे के पास अपनी आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है या उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, आंगनबाड़ी सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर मान लीजिए इन केस आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो उसका हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। लेकिन इनकेस मान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो लास्ट प्रोसीजर क्या है कि माता पिता से क्या किया जाता है, एक एफिडेविट बनाया जाता है जिसके आधार पर बच्चे का क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है। तो साफ साफ कहा कि अगर हो सकता है कि आयु का प्रमाण पत्र ना हो तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, माता पिता या पेरेंट्स का क्या हो जाता है, एफिडेविट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी धारा 5 की, क्योंकि अधिकार है, ठीक है, शिक्षा सबका अधिकार है। तो यहाँ पर बात की गई कि मान लीजिए कि एक बच्चा, मैं बात कर रहा हूँ इन दो विद्यालयों की, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, कि एक बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है तो बाद में ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर बच्चा इस विद्यालय को छोड़कर इस दूसरे विद्यालय में जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने एक फिर से प्रोसीजर किया आपका स्थानांतरण का, ध्यान रखना किस चीज़ का, स्थानांतरण का, जिसको आप टीसी कहते हो, उसको लिविंग सर्टिफिकेट कहते हो। ठीक है, यानी एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाना, उसके लिए क्या होता है, एक टीसी का प्रावधान होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आपका सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मिंग सर्टिफिकेट, स्थानांतरण। तो ये बात की गई आपकी धारा 5 में। तो ये हमने बात की कि धारा अध्याय 1 में जो प्रारंभिक था कि उसमें कितनी धाराओं का जिक्र हुआ, 2 धाराओं का। ठीक है, जिसमें जो पहली धारा है उसमें बात की कि अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट क्या हो जाएगा, लागू होगा। धारा 2 में आपके 2 शब्दों को जोड़ा गया, एक परिभाषा और दूसरी आपकी शब्दावली। ठीक है, जबकि आरटी एक्ट की अध्याय 2 में बात की गई अधिकारों की, ठीक है, जिसमें कितनी धाराओं को जोड़ा गया, 3, 4, 5, यानी 3 धाराओं को। जिसमें जो आपकी धारा 3 है उसमें बात की गई कि उसमें एक शब्द जुड़ा आपका निःशुल्क, जैसे धारा 2 में कितने, 2 शब्द जुड़े, परिभाषा और शब्दावली, लेकिन धारा 3 में आपका एक शब्द जुड़ा, निःशुल्क। धारा 4 में बात की गई आपकी एज प्रूफ की, कि आयु के या आयु प्रमाण पत्र के आधार पर जो है बच्चे को जो है प्रवेश दिया जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर की धारा जो 5 है, फिर यहाँ पर की स्थानांतरण की अगर बात की जाए कि अगर एक बच्चा एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए, तो आपकी किसकी बात की गई, स्थानांतरण की बात की गई। तो ये सब कुछ जो है धीरे धीरे इसमें प्रावधान हुए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि शुरू में इतनी धाराएं नहीं थी, इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, आपका संशोधन हुआ। जैसे धारा 20 की मैं बात करूँ तो धारा 20 में संशोधन का साफ साफ जिक्र किया गया कि आरटी एक्ट की धाराओं में संशोधन हो सकता है। जैसे अगर हम अपने ही समय की बात करें तो हमारे समय में बच्चों को डंडे से भी मारा जाता था, ठीक है, और लात घुसों से भी मारा जाता था। ठीक है, मतलब अगर मैं अध्यापक की बात करूँ, सभी अध्यापक का दंड देने का जो तरीका होता था, ठीक है, वो बहुत ही अलग अलग होता था। ठीक है, कोई क्या करता थे टीचर, ठीक है, इन 2 उंगलियों के बीच में क्या होता था, पेन फंसाते थे, यहाँ से दबाते थे। ठीक है, अब कितनी दर्द होती। ठीक है, कोई ऐसे होते थे टीचर, ठीक है, जो कुछ ये नहीं देखते थे कि बच्चा
किस रूप में प्रताड़ित हो रहा है, ठीक है, उसे शारीरिक रूप से कोई पीड़ा हो, ठीक है, उसे मानसिक रूप से कोई पीड़ा हो जाए, मतलब उसे हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। हाँ, कहीं कहीं ऐसा है कि ज़्यादा प्रताड़ित करने से कहीं पर बच्चों का बेनिफिट भी होता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कई अध्यापक बच्चों को इस तरीके से मारते हैं कि उन्हें क्या हो जाता है, इंटरनली आपका इंजरीज भी हो जाती है, ठीक है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया आपका आरटी एक्ट में कि एक धारा 17 जोड़ दी गई, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इन केस अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, ठीक है, तो वह बच्चा जो है शिक्षा विभाग में जो है अपनी जो शिकायतें वो दर्ज कर सकता है, जिसके आधार पर उस अध्यापक पर एक उचित कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। फिर सरकार ने धीरे धीरे क्या रियलाइज़ किया कि जो एक गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, वो विद्यालय में बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है, जितना कि वह अलग से क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं, ठीक है। अब ट्यूशन में क्या होता था कि जो बच्चे साधन संपन्न होते थे, जो आर्थिक रूप से मजबूत होते थे, वो क्या करते थे, वो तो चलो अफोर्ड कर लेते हैं, ट्यूशन का पैसा भी दे देता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो गरीब बच्चा होता है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो किसी कारण उसे ट्यूशन भी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि सरकारी टीचर पर ये पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी जो सरकारी टीचर है वो कभी भी जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। तो ये भी क्या हो गया, आरटी एक्ट की इन धाराओं में ही जोड़ दिया। तो ये बहुत सारे जो आपके आरटी एक्ट में चेंजेज हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की आपके आरटी एक्ट 2009 की। अभी आपका आरटी एक्ट 2009 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने केवल इसमें पहले और दूसरे अध्याय का ही जिक्र किया है। धीरे धीरे हम इसके सारे अध्याय भी पढ़ेंगे, इसकी धाराएं भी पढ़ेंगे। आरटी एक्ट खत्म होगा उसके बाद हम सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में हम पंचवर्षीय योजनाओं को भी कोरिलेट करेंगे, और ये आप 101% मान के चलिए, जब भी हम सर्व शिक्षा अभियान और उसमें पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, वहाँ से आपका क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। चाहे आप टीजीटी का कमीशन दो, चाहे आप जेबीटी का कमीशन दो, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, जो मैं आपको सर्व शिक्षा अभियान और पंचवर्षीय योजनाओं में पढ़ाऊँगा, वहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी हमने आरटी एक्ट 2009 की बात की है, अब भी आपका आरटी एक्ट 2009 बचता है, उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करेंगे। तो अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, मेरा इतना साथ दिया है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए शुभ रात्रि।